हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं नर्वस सिस्टम के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 ऑलरेडी बना दिया है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, पहले पार्ट 1 देखो, तभी ये वीडियो आपको ठीक से समझ में आएगा, अदरवाइज ये वीडियो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। चलिए लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप चाहते हो कि सारे वीडियोस आपको दिखाई दें, उसके लिए आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मेंबरशिप कैसे लेनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है। उस लिंक को आप जब खोलेंगे तो एक वीडियो खुलेगा। उस वीडियो में मैंने पूरा प्रोसेस बताया है कि कैसे आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे आपको फुल चैनल का एक्सेस मिल सकता है। फिर इंस्टाग्राम पे और फेसबुक दोनों जगह हम मौजूद हैं, आप दोनों जगह हमसे जुड़ सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। चलिए लेट्स बिगिन। तो अब बात इस वीडियो में हम करेंगे सबसे पहले नर्वस सिस्टम बनता किससे है। जब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम किससे बनता है। नर्वस सिस्टम मेनली बनता है दो तरीके के सेल से। पहला होता है आपका न्यूरॉन, ठीक है, और दूसरा है आपका ग्लिया सेल्स, ठीक है। अब ये जो है ग्लिया सेल्स, ये नया सेल है, बताऊंगा मैं इसके बारे में अभी आपको। नर्वस सिस्टम दो सेल से बना है, एक न्यूरॉन है और एक ग्लिया सेल्स है। न्यूरॉन अराउंड 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। हमारी बॉडी में कितने न्यूरॉन्स हैं? 100 बिलियन के आसपास न्यूरॉन्स हैं। तो समझ रहे हो आप कितना बड़ा नंबर है, 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। तो 100 बिलियन के आसपास हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स हैं। अब इससे भी 10 से 50 गुना ज्यादा हमारे पास ये वाले सेल हैं, ग्लियल सेल्स, जो मैंने अभी आपको बताया है। ये जो सेल्स हैं ग्लियल सेल्स, ये न्यूरॉन से भी 100 बिलियन जो न्यूरॉन्स हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं 10 to 50 टाइम्स, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं, इतने हैं ग्लियल सेल्स, ठीक है। अभी कोर्स के पर्सपेक्टिव से और चीज़ों के पर्सपेक्टिव को देखते हुए आपको खाली न्यूरॉन के बारे में ही पढ़ना है, आपको इनके बारे में नहीं पढ़ना। लेकिन सिर्फ जानकारी के लिए मैं बता रहा था, क्योंकि मोस्टली लोग सोचते हैं नर्वस सिस्टम मतलब सिर्फ न्यूरॉन है। ऐसा नहीं है। नर्वस सिस्टम मतलब न्यूरॉन और ग्लियल सेल्स दोनों ही है। ग्लियल सेल्स क्या करते हैं, इनका काम बताता हूँ एक रफ में आपको। इनका काम होता है न्यूरॉन को सपोर्ट देने का, ठीक है। तो ये न्यूरॉन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, समझ गए। तो इतनी चीज हो गई। अब हम इन डेप्थ में पढ़ेंगे न्यूरॉन के बारे में, क्योंकि यही हमारे मेनली सिलेबस में है, ठीक है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आपको मैंने बताया। अब न्यूरॉन होता कैसे है, तो हम बात करते हैं न्यूरॉन की। देखो, न्यूरॉन में हमें पता है कि न्यूरॉन आपका ये पूरा एक सेल है। जैसे कि सेल होते हैं बॉडी में अलग अलग टाइप के, तो ये भी एक सेल है। अब सेल है तो उसका न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है। तो ये इसका न्यूक्लियस है। ये क्या है जो आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये है डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या करते हैं, डेंड्राइट इसके अंदर इंफॉर्मेशन सेंस करके लाते हैं। जो भी आप सेंस करते हो, जैसे आपके हाथ पे मक्खी बैठी, या आपके हाथ पे करंट लगा, या आपके हाथ पे पानी गिर गया, तो ये कैसे सेंस हो रहा है आपको कि आपके हाथ में मक्खी बैठी है, या आपके हाथ पे कोई मच्छर बैठा है, या आपको करंट लगा, ये कैसे सेंस होता है? क्योंकि जो न्यूरॉन्स हैं उसमें डेंड्राइट जो होता है ना, ये सेंस करता है, ठीक है। तो इसका काम है इंफॉर्मेशन को सेंस करना, ठीक है। तो यहां से ये इंफॉर्मेशन को सेंस करके फिर ये आगे ऐसे सेंड करता है पूरे न्यूरॉन में। समझ में आ गया इसका काम। ये सब क्या है, ये न्यूक्लियस है। और ये जब पूरा ये पूरा क्या है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। क्या है ये पूरा इसका साइटोप्लाज्म है। ये जो दिख रहा है आपको लिक्विड भरा हुआ है, ये पूरा सब साइटोप्लाज्म है, पूरे उसमें भरा हुआ है, देखो, ठीक है। तो ये पूरा लिक्विड सब साइटोप्लाज्म है। अब ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, इसे बोला जाता है सेल बॉडी। क्या बोलते हैं इसको? इतने हिस्से को बोला जाता है सेल बॉडी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और ये जो सेल बॉडी होती है, इसका कलर होता है ग्रे। ये ग्रे कलर का होता है। क्या होता है? ग्रे कलर का। तो जो हम बोलते हैं ना कि देखो, हमारे ब्रेन में दो तरह के मैटर होते हैं, बता देता हूं आपको। ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड, दोनों की बात कर लो, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जब हम बात करेंगे, तो दो तरह के मैटर आपको सुनाई देंगे हमेशा, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। अब ये ग्रे मैटर व्हाइट मैटर क्या, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं सेल बॉडी, इस पूरे को हम बोलते हैं सेल बॉडी। जो मैंने आपको रेड में बनाया हुआ है ना स्क्वायर के अंदर, ये पूरा क्या है, ये पूरा सेल बॉडी है। तो ये जो सेल बॉडी है, इसका कलर होता है ग्रे, ठीक है। तो इसी से ग्रे मैटर बनता है। ग्रे मैटर आपका
इसी से बनता है। अब नीचे चलते हैं। देखो नीचे जब जाएंगे तो ये पूरी जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये जो पूरा पोर्शन जो है यहाँ तक का पूरा, ये क्या है पूरा, ये जो मैंने लाइन बनाई है पूरा, ये जो पूरा बीच में ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ये पोर्शन क्या है बीच में पूरा, ये एक्सॉन है। ये डंडी से जा रही है ना पूरी, ये पूरी क्या है, ये एक्सॉन है। अब ये तो मैं समझ में आ गया पूरा एक्सॉन है। अब एक चीज और देखो, ये जो एक्सॉन है ना, इसके ऊपर एक लेयर होती है, ठीक है, ये जो एक्सॉन है आपका, इसके ऊपर है एक लेयर। अब लेयर कैसे होती है बता देता हूं आपको। देखो अब लेयर की भी बात कर लेते हैं। ये जो लेयर होती है ये होती है श्वान सेल की। किसकी होती है, श्वान सेल की। ये जो एक्सॉन की लेयर है इसके ऊपर श्वान सेल चढ़े हुए हैं। क्या चढ़े हुए हैं, श्वान सेल। श्वान सेल चढ़ते कैसे हैं, देखो ये देखो, ये आपका ये एक्सॉन है, पूरा अंदर जा रहा है, ये जो लाइन जा रही है ना, कैसे लाइन जा रही है, ये लाइन ये रही, ये येलो येलो दिखाई दे रही है, ये पूरा एक्सॉन है। अब इसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ है, इसके ऊपर चढ़ा हुआ है श्वान सेल, ठीक है। तो ये देखो ये श्वान सेल है, ये जो नीला 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 दिखाई दे रहा है पूरा, ये श्वान सेल है। अंदर ये येलो येलो क्या है, ये पीला पीला एक्सॉन है, ये एक्सॉन है। और इसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ है, ये पूरा क्या है, ये श्वान सेल है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये श्वान सेल है, ठीक है, श्वान सेल। तो ये जो नीला नीला दिखाई दे रहा है ना आपको सारा, ये सारा है श्वान सेल, ये एक्सॉन के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो आपको देखोगे ऐसे चढ़ जाता है, ये गोल गोल स्टार्टिंग में ऐसे होता है, घूमता घूमता ये पूरा ऐसे बन जाता है। तो ये देखो ये पूरा क्या है, ये पूरा जो दिखाई दे रहा है आपको, ये चढ़ा हुआ है ना गोल गोल, पूरा चढ़ गया नीला पूरा पोर्शन, ये पूरा क्या है, श्वान सेल है। क्या ये श्वान सेल है, ठीक है। तो इस तरीके से ही आप देखेंगे ये पूरा लिपट जाता है। क्या होता है, ये पूरा लिपट जाता है एक्सॉन के ऊपर। तो ये जो पूरा लिपट जाता है ना श्वान सेल, फिर ये क्या बनाता है, इसी को हम बोलते हैं माइलन शीथ। क्या बोलते हैं, माइलन शीथ। ये जो पूरा लिपट गया ना श्वान सेल इसके ऊपर, एक्सॉन के ऊपर, तो ऐसे लिपट के क्या बना लेता है, ऐसे लिपट लिपट के बना लेता है माइलन शीथ। समझ में आ गया, माइलन शीथ। तो माइलन शीथ आपकी कुछ नहीं है, ये आपको दिखाई दे रही है माइलन शीथ, यहाँ लिखा हुआ है, नीला वाला नीचे एक्सॉन है, इसके ऊपर ये पूरा माइलन शीथ चढ़ गई है। तो माइलन शीथ क्या है, एक तरीके से श्वान सेल होते हैं वही लिपट जाते हैं। जैसा कि मान लो एक रस्सी सी है, ये एक्सॉन क्या है आपकी, एक रस्सी है, रस्सी के ऊपर मैं एक कपड़ा लपेट दूं, पूरा ऐसे कपड़ा लपेट दिया, ऐसे ऐसे कपड़ा पूरा मैंने रस्सी के ऊपर एक कपड़ा लपेट दिया। जैसे बिजली की तार होती है, तार, बिजली की तार के ऊपर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर होती है आपकी, इलेक्ट्रिसिटी की वायर ऐसे तो नहीं होती एकदम खाली, उसके ऊपर प्लास्टिक की लेयरिंग होती है, ऐसे ही समझ लो एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर लेयर चढ़ा देते हैं। तो ये जो लेयर चढ़ती है किस चीज की लेयर होती है, ये होती है श्वान सेल की। तो ये जो श्वान सेल है ये ऐसे लेयर चढ़ा देते हैं। तो ये जो जब लेयर चढ़ जाती है पूरी, तो इसे बोलते हैं माइलन शीथ। क्या है, माइलन शीथ एक कवरिंग है। किसकी कवरिंग है, एक्सॉन की कवरिंग है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी वायर जो होती है ऊपर कवर्ड होती है प्लास्टिक से, तो ऐसे ही एक्सॉन की कवरिंग है माइलन शीथ, ठीक है। अब इस कवरिंग की जरूरत क्यों पड़ी है, ये कवरिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आप अभी आगे पढ़ोगे, यहाँ पे ना एक इलेक्ट्रिक इंपल्स पास होता है, इलेक्ट्रिक करंट टाइप का पास होता है, इसमें पूरे में एक इलेक्ट्रिक इंपल्स पास होता है। तो ये इलेक्ट्रिक इंपल्स इधर उधर ना बिखर जाए, ठीक है, इधर उधर बिखर ना जाए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, समझ लो ऐसा ही है। तो एक पूरा करंट जा रहा है, करंट इधर उधर ना बिखर जाए, इसके लिए इसको कवरिंग की जाती है माइलन शीथ से, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। तो एक कवरिंग है, बनती किससे कवरिंग है, श्वान सेल से। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने जो दिखाया है इससे आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से पूरा ये कवर हो जाता है। श्वान सेल स्टार्टिंग में ऐसे होता है, फिर धीमे एंडिंग में पूरा ऐसे कवर कर लेता है इसको। समझ में आ गई कहानी। तो सब कंफ्यूज मत होना कि पता नहीं क्या यूज हो गया। ये और देख सकते हो, देखो स्टार्टिंग में श्वान सेल है, ये श्वान सेल है, ठीक है। स्टेजेस में देखो ये आपका एक्सॉन है अंदर, ये देखो कवर करता जा रहा है, कवर करता जा रहा है, कवर करता जा रहा है, देखो पूरा फिर ऐसे कवर हो जाता है, ठीक है। तो अब ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा क्या बन गया, ये माइलन शीथ बन गई, ठीक है, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया है। अब समझ में आ गया। अब ये बीच में गैप भी होता है, गैप दिख रहा है आपको, पूरे में नहीं चढ़ती कवरिंग, कुछ बीच में गैप छूट जाता है। ये जो गैप छूट जाते हैं इन्हें बोलते हैं नोड ऑफ रैनवीर। नोड ऑफ रैनवीर, रणवीर सिंह है हीरो, उसके नाम से याद रख लो, ठीक है, ऐसे याद रहेगा आपको। तो ये गैप जो होते हैं ऐसे बोलते हैं नोड ऑफ रैनवीर। अब देखो
ये जितना भी पोर्शन है पूरा एक्सॉन का, ठीक है, जितना भी एक्सॉन होता है ना, पूरा एक्सॉन होता है हमारा व्हाइट कलर का, ये होता है व्हाइट कलर का, तो यही बनाता है व्हाइट मैटर। क्या बनाता है? ये बनाता है व्हाइट मैटर। क्या बनाता है? व्हाइट मैटर। और ये वाला जितना हिस्सा है जो ऊपर सेल बॉडी है, ये क्या बनाती है? ये बनाती है ग्रे मैटर। तो अब जब भी कभी आपको ऐसा दिखाई देगा ना, जब भी आप कभी नर्वस सिस्टम पढ़ते हो तो उसमें ग्रे मैटर आए तो समझ लेना ग्रे मैटर का मतलब क्या है, वहां पे सेल बॉडी है, वहां पे न्यूरॉन की सेल बॉडी रखी हुई है। क्या रखी हुई है? न्यूरॉन की सेल बॉडी रखी है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे ब्रेन है आपका, ये आपका ब्रेन है, ठीक है। अब ये मान लो स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड में ज्यादातर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड में रखे होते हैं एक्सॉन। ये एक्सॉन दिख रहा है लंबा सा, स्पाइनल कॉर्ड में एक्सॉन ज्यादा होते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में एक्सॉन ज्यादा होते हैं, तो इसलिए जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आपको व्हाइट नजर आएगी। क्यों? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में एक्सॉन ज्यादा है, स्पाइनल कॉर्ड में एक्सॉन ज्यादा है। और जो ब्रेन है, ब्रेन में आप देखोगे आउटर साइड पे मेनली क्या होता है, सेल बॉडीज पड़ी होती हैं। ब्रेन है, ये ब्रेन ऊपर मैंने बनाया है, तो ब्रेन में इधर की साइड, आउटर साइड पे मेनली ज्यादातर ब्रेन में क्या है? ग्रे मैटर है। क्योंकि ब्रेन में क्या है? ब्रेन में पड़ी होती है सेल बॉडी, ब्रेन में होती है सेल बॉडी ज्यादा, ठीक है। तो यहां होता है ग्रे मैटर, ठीक है। ग्रे मैटर क्यों है? क्योंकि सेल बॉडी है यहाँ पे। ग्रे मैटर क्यों है? यहाँ पे सेल बॉडी है सारी, जो न्यूरॉन है उनकी सेल बॉडी पड़ी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे जो ये जो एक्सॉन है, जैसे मान लो न्यूरॉन है यहाँ पे सब सेल बॉडी पड़ी है न्यूरॉन की। और यहाँ पे क्या पड़ा है? सारा न्यूरॉन का स्पाइनल कॉर्ड में एक्सॉन। इसलिए जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो व्हाइट होती है। ब्रेन में आपको ज्यादा ग्रे मैटर पड़े मिलेगा। थोड़ा बहुत बीच में यहाँ पे सेल बॉडीज होती है तो व्हाइट भी होता है, पैचेस होते हैं, लेकिन मेनली ग्रे मैटर होता है। एक्सॉन में मेनली व्हाइट मैटर होता है, कुछ बीच में ग्रे भी होता है, कुछ पैचेस होते हैं, सेल बॉडीज भी होती हैं, लेकिन मेनली एक्सॉन में, स्पाइनल कॉर्ड में एक्सॉन्स होते हैं। तो इसलिए आपको स्पाइनल कॉर्ड व्हाइट नजर आएगी। ब्रेन आप देखोगे तो ज्यादातर उसमें ग्रे मैटर आपको मिलेगा। स्पाइनल कॉर्ड में ज्यादातर आपको व्हाइट मैटर मिलेगा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड मेनली एक्सॉन से बनी है। समझ में आ गई कहानी? तो एक्सॉन का मतलब क्या है? एक्सॉन व्हाइट कलर का होता है, इसलिए इसे व्हाइट मैटर बोल देते हैं। और सेल बॉडी जो पूरी है, ठीक है, सेल बॉडी जो पूरी है ये है ग्रे कलर की, ठीक है। सेल बॉडी पूरी कैसी होती है? ग्रे कलर की। तो जहां जहां सेल बॉडी होगी वहां हम उसको बोल देते हैं ग्रे मैटर। एक्सॉन व्हाइट कलर का होता है, तो जहां जहां एक्सॉन होगा, जहां इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे एक्सॉन, उसे हम बोल देते हैं व्हाइट मैटर, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये व्हाइट मैटर क्या है, ग्रे मैटर क्या है, वो कलर के ऊपर डिपेंडेंट है। सेल बॉडी ग्रे है तो जहां बहुत सारी सेल बॉडी होंगी वो ग्रे मैटर हो गया। एक्सॉन व्हाइट कलर का होता है तो जहां बहुत सारे एक्सॉन होंगे वो व्हाइट मैटर हो जाता है। तो अब नर्वस सिस्टम में ग्रे मैटर व्हाइट मैटर आया तो कंफ्यूज मत करना, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। अब आता है एक्सॉन के एंड में टर्मिनल होते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये टर्मिनल्स होते हैं, तो इसे बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। अभी हम आगे जाके देखेंगे कि जब दो न्यूरॉन्स जो होते हैं, जैसे एक न्यूरॉन ये रहा, मान लो एक न्यूरॉन आगे भी है, तो ये मैंने एक न्यूरॉन और बना दिया आगे, तो दो न्यूरॉन के जो बीच में गैप होता है उसको सिनैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनैप्स। ये भी आगे पढ़ेंगे जब मैं सिनैप्स के बारे में आपको थोड़ा और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ इतना समझो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। आई होप आप सबको अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा न्यूरॉन्स के टाइप भी देख लेते हैं। न्यूरॉन कई तरीके के होते हैं। एक होता है, 4 तरीके के हैं मेनली, अगर हम बात करें इसमें बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसमें न्यूरॉन्स को डिवाइड किया गया न्यूरॉन्स को बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। तो 4 तरीके के न्यूरॉन्स निकले हैं। पहला है यूनिपोलर, एक सेकेंड, हाँ, तो पहला है आपका यूनिपोलर, दूसरा है बाइपोलर, तीसरा है सूडो यूनिपोलर, चौथा है मल्टीपोलर। नॉर्मली मेजॉरिटी जो आपको दिखाई देता है, जिसकी जब हम न्यूरॉन बोलते हैं तो हम मल्टीपोलर की बात करते हैं, तो जो मेजॉरिटी ऑफ आपको दिखाई देंगे वो सारे मल्टीपोलर ही दिखाई देंगे। मल्टीपोलर कैसा है? जैसा भी हम पढ़ के आए हैं पीछे, ये पूरा ऊपर सेल बॉडी है, ये बीच में पूरा एक्सॉन है पूरा, और ये एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है। तो यही पढ़ा था हमने, तो ये मल्टीपोलर है। अब मान लो ऐसा हो जाए कि ये पूरा आ गया सेल बॉडी है, न्यूक्लियस यहाँ पड़ा है, तो ये सेल बॉडी है, और ये इस तरीके से हो रहा है, ये ऐसे डिवाइड हो गया, ये सीधा नहीं है, जैसे ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसे बोलेंगे सूडो यूनिपोलर। क्या बोलेंगे? सूडो यूनिपोलर। तो ये मेनली सेंसरी न्यूरॉन होता है एक तरीके का। कैसा होता है ये? मेनली एक तरीके का सेंसरी न्यूरॉन होता है। अब सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन वो होता है जो कुछ चीजों को सेंस करके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का
पार्ट है आपका, किसका पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। जो कुछ सेंस होता है ना आपको, जैसे करंट लग गया तो आपको हाथ से ये जो सिग्नल है, करंट लग रहा है मुझे, ये पहुंचाने का काम सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक पहुंचाने का काम जो किसने किया है, सेंसरी न्यूरॉन ने। आपके हाथ को करंट लगा तो हाथ से आपको मालूम पड़ा जो करंट लग रहा है, तो ये हाथ से करंट किसने पहुंचाया, सेंसरी न्यूरॉन ने आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। समझ में आ गया? तो ये एक तरीके का सेंसरी न्यूरॉन है। तो अब आता है फिर उसके बाद बाइपोलर और यूनिपोलर। देखो बाइपोलर का स्ट्रक्चर इस तरीके से है, ये बिल्कुल बीच में है और ऐसे इधर सेंसरी रिसेप्टर है और इधर की तरफ इसके सारे डेंड्राइट्स हैं, तो ये इसका बाइपोलर है। यूनिपोलर में क्या होता है, इधर है, इसमें डेंड्राइट्स कुछ है ही नहीं। ये देखो एक्सॉन है, एक्सॉन दिखाई दिया आपको, एक्सॉन है और ये एक्सॉन के टर्मिनल्स हैं, तो इसमें डेंड्राइट्स है ही नहीं। समझ में आ गया? तो ये चार तरीके के हैं। बाइपोलर आपको कहाँ मिलता है, देखो बाइपोलर की बात करूं तो बाइपोलर आपको मिलेगा आंखों, आईज में और नोज में। ठीक है, ये आईज में और नोज में, यहाँ पे आपको बाइपोलर इस टाइप का मिल जाएगा। ठीक है, सूडो की बात कर रहे थे हम, तो जैसे सूडो भी एक तरीका का क्या है, सूडो जो यूनिपोलर है ना, ये भी एक तरीके का बाइपोलर ही है, इसी एक तरीके का बाइपोलर ही है सूडो यूनिपोलर, इसी का एक वेरिएंट है। सूडो यूनिपोलर बाइपोलर का ही एक तरीके का वेरिएंट है और ये ज्यादातर आपको मिलता है, मैंने बोला था ना सेंसरी न्यूरॉन एक तरीके का, तो क्या करता है, सेंसरी को सेंस करेगा। क्या सेंस कर रहा है सूडो यूनिपोलर, क्या सेंस कर रहा है, प्रेशर सेंस कर रहा है, टच कर रहा है, पेन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें भी अगर आप देखोगे सूडो यूनिपोलर में, इसमें भी ट्रू डेंड्राइट्स नहीं है। ये डेंड्राइट्स होते हैं ना, ये देखो ये डेंड्राइट्स दिखाई दे रहे हैं, देखो डेंड्राइट्स, इसमें भी कोई डेंड्राइट नहीं है, इसमें भी कोई डेंड्राइट नहीं है यूनिपोलर में, सूडो यूनिपोलर में भी कोई डेंड्राइट नहीं है। तो यूनिपोलर जहां पे भी दिखाई दे जाएगा ना, समझ लेना यूनिपोलर में डेंड्राइट है ही नहीं। क्या है, यूनिपोलर में डेंड्राइट नहीं है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। सूडो यूनिपोलर एक फॉर्म ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन ही है। तो चार इसकी कैटेगराइजेशन है न्यूरॉन की बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर। मेनली जो हमें ज्यादा दिखाई देता है बॉडी में, मल्टीपोलर ही होता है, तो मल्टीपोलर ही आपको ज्यादा, जब हम बात करेंगे ना न्यूरॉन की, तो ज्यादातर हम मल्टीपोलर को ही रेफर करते हैं। अभी जो मैंने पीछे आपको स्ट्रक्चर समझाया था ना न्यूरॉन का, वो मल्टीपोलर न्यूरॉन था। चलिए अब हम देखते हैं फंक्शन के हिसाब से। तो एक तो हमने करा स्ट्रक्चर के हिसाब से डिवाइड, अब टाइप ऑफ न्यूरॉन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, पिछले उसमें पास्ट पीछे वाले उसमें, तो अब देख लेते हैं दोबारा एक बार। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, ये क्या करता है, इसका काम है सेंस करना। जैसे आपको हाथ में करंट लगा, तो आपके हाथ से जो करंट आ रहा है, हाथ से करंट होता हुआ कहाँ आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के पास आएगा। तो ये हाथ से करंट स्पाइनल कॉर्ड तक कौन लेके आएगा, सेंसरी न्यूरॉन लेके आएगा। ठीक है ना, आपको करंट लगा, जैसे कि आपका हाथ है ये आप हो, यहाँ पे एक तार है, करंट लग गया। अब ये आपके हाथ से ये आपकी मान लो ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये ऊपर आपका ब्रेन है, तो ये हाथ से आपके हैंड से ये करंट गया, कहाँ गया, इधर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। ठीक है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। तो हाथ से ये जो सेंस हुआ, सेंसेशन की करंट है, करंट लगा आपको सेंसेशन हुआ, तो ये जो सेंसेशन है यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड तक कौन लेके जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन। कौन लेके जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन, SN लिखा है, मतलब सेंसरी न्यूरॉन, सेंस करने का काम है। फिर होता है एक मोटर न्यूरॉन, इसका फंक्शन क्या है, आपको जैसी करंट लगा आप क्या करते हो, हाथ हटा लेते हो, हाथ हटा लेते हो ना अपना, आप क्या करोगे, करंट लगेगा हाथ हटा लोगे, तो क्या होगा, यहाँ से आपको सिग्नल मिलेगा वापस कि आपको हाथ हटाना है। तो ये जो वापस सिग्नल आ रहा है, ये कौन लेके आ रहा है, ये लेके आ रहा है मोटर न्यूरॉन कि आपको हाथ हटाना है। अब एक होता है इंटर न्यूरॉन। देखो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन ये होते हैं पार्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। किसके पार्ट होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। इंटर न्यूरॉन हमेशा पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन कभी भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नहीं होगा, इंटर न्यूरॉन हमेशा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है। तो जो इंटर न्यूरॉन्स आपको मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, या तो ब्रेन में मिलेंगे या स्पाइनल कॉर्ड में मिलेंगे। अब जिन बच्चों को ये नहीं मालूम है कि CNS क्या है, PNS क्या है, ये मैंने पार्ट 1 बनाया था, पार्ट 1 अच्छे से देखो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। पार्ट 1 बिना देखे ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, बेकार है आपके लिए वीडियो, तो पहले पार्ट 1 देखो, फिर लगाना, ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये देखो, आप देख सकते हो
ये देखो आपको स्किन है, स्किन में आपको कुछ पेन फील हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एफरेंट न्यूरॉन मतलब ये सेंसरी न्यूरॉन ही है, एक तरह का सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है, एक ही नाम है, एफरेंट न्यूरॉन मतलब सेंसरी न्यूरॉन है। ये मान लो आपको यहाँ पे स्किन में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, स्किन में पेन हुआ आपको कुछ, तो यहाँ से सिग्नल गया, ये कौन लेके गया, सेंसरी न्यूरॉन लेके गया। फिर यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन खत्म हो गया, यहाँ से मोटर न्यूरॉन स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से फिर क्या हुआ, आप मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके गया कि आपको जो हाथ पे करंट लग रहा है तो आप हाथ हटा लो, या जो भी पेन फील हो रहा है आपको हाथ हटाना है, ठीक है। तो एक ये कहाँ पे मोटर न्यूरॉन कहाँ कनेक्ट होता है, मसल से कनेक्ट होता है। तो जो आपका हाथ है, आप हाथ हटाओगे, तो हाथ कैसे हटाओगे, मसल ही तो मूव करोगे। तो यहाँ से करंट, तो यहाँ से सिग्नल गया मसल की तरफ, ठीक है। तो ये कौन लेके जा रहा है, ये मोटर न्यूरॉन लेके जा रहा है। ये एफरेंट न्यूरॉन मतलब मोटर न्यूरॉन है, कंफ्यूज मत करना। सेंसरी न्यूरॉन लेके आया, मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके जा रहा है कि अपना हाथ हटा लो। अब सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, सॉरी हाँ, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में एक न्यूरॉन और है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ये कौन सा न्यूरॉन है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ये जो न्यूरॉन है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, यही है आपका इंटर न्यूरॉन, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जो कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। और ये कहाँ पे है, ये क्या है आपकी, ये जो बनी हुई है ये आपकी स्पाइन है, ठीक है। ये क्या है जो ये आपको ये दिखाई दे रहा है पूरा, ये आपकी स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड मान लो आप, ये क्या है आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो मैंने बोला था ना इंटर न्यूरॉन कहाँ होता है, हमेशा या तो स्पाइनल कॉर्ड में होगा या ब्रेन में होगा। तो इंटर न्यूरॉन का मेनली काम क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करना, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करना। और कभी कभी इंटर न्यूरॉन दो इंटर न्यूरॉन को भी आपस में कनेक्ट करते हैं, जैसे कि मान लो एक सेंसरी न्यूरॉन है, एसएन लिख रहा हूं, ये आया स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड तक लेके आया, अब यहां से इंटर न्यूरॉन गया मान लो एक ब्रेन तक, यहां ब्रेन है, ठीक है, यहां ब्रेन तक गया। तो मान लो ब्रेन से वापस एक और इंटर न्यूरॉन आया, फिर यहां से मोटर न्यूरॉन को मिला कोई सिग्नल, तो दो इंटर न्यूरॉन्स भी आपस में ऐसे कनेक्ट होते हैं, इंटर न्यूरॉन टू इंटर न्यूरॉन भी कनेक्शन होता है, ठीक है। तो सीएनएस टू सीएनएस को भी कनेक्ट करता है ये इंटर न्यूरॉन। देखो एक तो उसका काम होता है, देखो इंटर न्यूरॉन का क्या काम होता है, इंटर न्यूरॉन का एक काम होता है सेंसरी न्यूरॉन को कनेक्ट करना मोटर न्यूरॉन से, तभी तो उसका नाम इंटर न्यूरॉन है, किसी दो को कनेक्ट कर रहा है, तो ये काम होता है इंटर न्यूरॉन का। ये आपने देख लिया, अभी समझ में आ गया, सेंसरी से मोटर को कनेक्ट करना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे सेंसरी न्यूरॉन आया स्पाइनल कॉर्ड के पास, तो यहाँ पे एक इंटर न्यूरॉन है, ये एकदम से मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट नहीं हुआ, पहले ये स्पाइन से मान लो ब्रेन तक गया कुछ सिग्नल, फिर ब्रेन ने कुछ सिग्नल भेजा इंटर न्यूरॉन के थ्रू, इंटर न्यूरॉन के थ्रू ऊपर स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक गया, ये देखो ये ऐसे गया ब्रेन तक इंटर न्यूरॉन के थ्रू, यहाँ से आया था सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, इंटर न्यूरॉन के थ्रू कहाँ गया, ब्रेन तक गया, फिर ब्रेन से फिर एक इंटर न्यूरॉन निकला, ये मतलब कनेक्टेड है, यहाँ से एक इसको कनेक्ट करा, इंटर न्यूरॉन गया, फिर इस इंटर न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन कनेक्ट हुआ, ठीक है। तो एक तरीके से आप देखोगे सीएनएस टू सीएनएस कनेक्शन भी अगर करना है, ये स्पाइनल कॉर्ड टू स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन, ये आपस में भी कनेक्शन के में भी इंटर न्यूरॉन काम आता है। चलो अगर आपको इतनी बात समझ में नहीं आ रही है तो उसे आप छोड़ दो, आप सिर्फ इतना ध्यान रख लो कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करने का काम इंटर न्यूरॉन का है, ठीक है। ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से मेन ये है। वैसे मैं आपको जो समझा रहा था, अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो सिर्फ इतना ध्यान रखना, सीएनएस टू सीएनएस भी अगर कनेक्शन करना होता है, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड अगर कनेक्ट करना है, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मेनली इंटर न्यूरॉन्स ही हैं, तो अगर स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से कनेक्ट करना है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करना है, भाई देखो स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर मैसेज जाता है ब्रेन तक, फिर ब्रेन से नीचे मैसेज आता है स्पाइनल कॉर्ड में, तो ये किसके थ्रू आ रहा है, इंटर न्यूरॉन्स के थ्रू। तो सीएनएस टू सीएनएस जो कनेक्शन होता है वो भी इंटर न्यूरॉन्स करते हैं, ठीक है। एक तो ये काम हो गया, एक काम ये हो गया। एग्जाम में, एग्जाम पर्सपेक्टिव से या आपकी बुक के पर्सपेक्टिव से सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया, शायद कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए नीट वीट में तो लगा सको आप, ठीक है। ये देखो ये तो मैंने समझा दिया पूरा। अब बात आती है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं इनके अंदर ना करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है इनके अंदर, एक इलेक्ट्रिक इंपल्स, इलेक्ट्रिक इंपल्स फ्लो करता है। एक तरीके से समझ लो करंट होता है ना, करंट फ्लो करता है। अब ये इलेक्ट्रिक इंपल्स फ्लो कैसे करता है,
ये देखो ऐसे आया करंट टाइप का, अगर हम देखेंगे तो आप देखो ये जैसे कि इलेक्ट्रिक इंपल्स आता है। अब देखो इलेक्ट्रिक इंपल्स कैसे आता है, मैंने बोला यहां से डेंड्राइट्स ने कुछ इंफॉर्मेशन सेंस करी, कुछ इंफॉर्मेशन हुई ना, पेन लगा ऐसे कुछ, या जो भी हुआ कोई भी, ये इसका काम है डेंड्राइट का, यहाँ से इंफॉर्मेशन को सेंस करके अंदर लेके आना। डेंड्राइट का क्या काम है, इंफॉर्मेशन सेंस करेगा यहाँ से, तभी तो ये बना ऐसा ही हुआ है, स्ट्रक्चर भी देखो उसका ऐसा ही है, कुछ रिसीव करने के लिए बना है, कुछ रिसीव करता है। ये इंफॉर्मेशन सेंस करी, यहाँ अंदर आई, और फिर ये पूरे इसमें ऐसे करके मूव करती है, फिर आगे चली जाती है दूसरे न्यूरॉन में। तो ये क्या होता है, एक तरह का इसमें इलेक्ट्रिक इंपल्स पास ऑन होता है, एक तरह का छोटा सा करंट जाता है, ठीक है। तो अब ये करंट कैसे बनता है, इसका प्रोसेस क्या है बनने का, ये हम देखेंगे। देखो ये ऐसे बन रहा है, देखो वो बात बताता हूँ बनता कैसे है। पहले यार देखो, ये देखो आपको चमक दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये न्यूरॉन्स हैं। मैंने बोला था ना कितने न्यूरॉन्स होते हैं आपके ब्रेन, पूरे उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, 100 बिलियन न्यूरॉन्स। ऐसा लग रहा है कि एकदम बिल्कुल कैसा अलग सा यूनिवर्स है। ये लाइट क्या दिखाई दे रही है आपको मालूम है, चमक जो दिखाई दे रही है, ये दो न्यूरॉन्स के बीच में, ये दो न्यूरॉन्स के बीच में जब ये पास करता है ना एकदम करंट, तो ये उसकी लाइट है। ये इंपल्स पास करती है ना दो न्यूरॉन के बीच में, ये उसकी चमक है, ये जो दिखाई दे रही है ना, दो न्यूरॉन्स के बीच में जब इलेक्ट्रिक इंपल्स पास करेगा ना, तो ये उसकी चमक है, ठीक है। तो 100 बिलियन के आसपास न्यूरॉन्स होते हैं, देखो आप इस तरह से दिखाई देता है, ये मैंने आपको एक इमेज दिखाई है। अब ये करंट पास कैसे करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स कैसे जाती है न्यूरॉन्स में से होती हुई, कैसे जाती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। देखो होता क्या है, इसमें मेन रोल होता है सोडियम और पोटेशियम का, इनका पंप बन जाता है, सोडियम पोटेशियम पंप टाइप का। अब ये होता कैसे, देखो पहली चीज आपको जो ध्यान रखने की जरूरत है वो है, पहले पढ़ लो कुछ चैनल्स होते हैं, क्या होते हैं, ये आपकी बुक में नहीं दिया है, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो चैनल हैं, ये वाला पहले इसका ध्यान रखो, लिग्नैंड गेटेड और ऑलवेज ओपन, ये अभी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि कैसे इलेक्ट्रिक इंपल्स पास होती है। पहले इन पे आप ध्यान दो, बाकी दोनों भूल जाओ। एक है मैकेनिकली गेटेड। मैकेनिकली गेटेड क्या होता है, मतलब ये एक्चुअली में ये ना चैनल्स हैं, सोडियम पोटेशियम ना नीचे ऊपर जाते हैं, बाहर अंदर बाहर जाते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है, ये मान लो एक्सॉन है, ये क्या है आपका, ये पूरा एक्सॉन है, ये मैंने बना दिया आपका एक्सॉन, ठीक है। अब आपको पता है न्यूरॉन क्या, एक सेल है, तो इसके अराउंड मान लो एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पे, ये पूरी इसकी सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पे, ये इधर सेल मेम्ब्रेन है। अब बाहर की तरफ क्या होता है, एक्सॉन के बाहर की तरफ यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ होते हैं सोडियम आयन ज्यादा, सोडियम आयन ज्यादा होते हैं, और अंदर होते हैं पोटेशियम आयन ज्यादा होते हैं। बाहर पोटेशियम भी है और अंदर भी सोडियम होते हैं, लेकिन बाहर कंपैरेटिवली सोडियम ज्यादा होते हैं, अंदर कंपैरेटिवली पोटेशियम आयन ज्यादा होते हैं। और अंदर प्रोटीन आयंस भी होते हैं, अंदर प्रोटीन के आयंस भी होते हैं, और ये होते हैं नेगेटिव इन नेचर, ये हो जाते हैं नेगेटिव इन नेचर। तो कंपैरेटिवली अंदर क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है एनवायरनमेंट कैसा, पॉजिटिव, ठीक है। और अंदर जो एनवायरनमेंट हो जाता है वो कैसा हो जाता है, अंदर का एनवायरनमेंट हो जाता है नेगेटिव। बाहर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव है, अंदर का एनवायरनमेंट हो जाता है नेगेटिव, क्योंकि अंदर प्रोटीन आयंस भी है नेगेटिव, खाली पोटेशियम नहीं है, ये वाले आयंस भी हैं, ठीक है, प्रोटीन आयंस नेगेटिव। तो बाहर का कितना है, पॉजिटिव है एनवायरनमेंट। सेल ये एक्सॉन है, ये पूरा जो आपका है सेल मेम्ब्रेन है, तो बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है, नेगेटिव। तो एक क्या हो गया, एक कॉन्सेंट्रेशन वो आ गया, डिफरेंस, एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है, डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे ना कुछ चैनल्स लगे होते हैं, क्या होता है, ये जैसे ये जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्या होंगे, कुछ चैनल्स होंगे, ऐसे चैनल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ना ऐसे कुछ चैनल्स होंगे। ये चैनल क्यों बने हुए हैं, ताकि ये सोडियम पोटेशियम जो आयंस है ना, ये अंदर बाहर जा सके, ऐसे तो चले नहीं आएंगे, कोई ना कोई रास्ता होगा ना उनका जाने का, गलियां टाइप की। तो ये जो गलियां टाइप की होती हैं, जिससे ये दोनों सोडियम अंदर आ रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, तो ये जो सोडियम और पोटेशियम अंदर बाहर जाते हैं, इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं, तो ये ऐसे मूव नहीं कर सकते, ऐसे तो ना यहाँ से जंप करके इधर आ जाएंगे, ये कुछ रास्ता होता है, गलियां टाइप की हैं, तो इन गलियों को हम बोलते हैं चैनल, ठीक है। तो नॉर्मली ये गलियां ऐसी नहीं है, ये जो चैनल है हमेशा खुले नहीं रहते,
ये किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे खुलते हैं और फिर बंद हो जाते हैं। तो अब ये समझ लो, पहले वही बता रहा हूँ। तो ये चैनल जो होते हैं, एक होते हैं मैकेनिकली ग्रेडेड। मैकेनिकली ग्रेडेड मतलब जैसे कोई प्रेशर पड़ा, जैसे कि मान लो आपके हाथ पे एक मक्खी बैठ गई, या आपके हाथ पे मैंने एक लोहे का 2 किलो का वो रख दिया भार, 2 किलो वेट रख दिया लोहे का आपके हाथ पे, या आपके हाथ पे मैंने पत्थर रख दिया बहुत बड़ा, ब्रिक रख दी, ठीक है। कुछ भी मैंने आपके हाथ पे प्रेशर डाला, 2 किलो का पत्थर रख दिया, तो क्या हो गया, आपके हाथ पे प्रेशर पड़ा। तो जैसे ही प्रेशर पड़ा तो जो प्रेशर वाले गेट होते हैं वो खुल जाएंगे, ठीक है। ये देख रहे हो आप फोटो में, प्रेशर पड़ा तो ये जो प्रेशर वाले चैनल हैं ये वाले खुल जाएंगे। तो इन्हें बोलते हैं, जो चैनल, ये जो गेट लगे हैं ना, जो गेट किसी प्रेशर के पड़ने से खुलते हैं उन्हें बोलते हैं मैकेनिकली गेटेड चैनल। और कुछ चैनल ऐसे हैं जो वोल्टेज के हिसाब से खुलते हैं, कि मान लो ये इतना वोल्ट हो गया, इतना कुछ वोल्टेज हो गया तो खुल जाएगा। तो ये वाले चैनल जो वोल्टेज के हिसाब से खुलते हैं उन्हें बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। तो अभी इलेक्ट्रिक इंपल्स समझने के लिए बस इन दोनों बातों का ध्यान रखो आप, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अभी इन्हें भूल जाओ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो होता क्या है। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बोला, अंदर नेगेटिव होता है, बाहर पॉजिटिव होता है। तो ये होता है, ये क्या होता है जो मैंने अभी आपको बताया है, ये सारा का सारा, ये इस टाइम पे आपकी ये मेम्ब्रेन है रेस्टिंग पोटेंशियल पे, इसे बोलते हैं कि मेम्ब्रेन किस पे, आपकी रेस्टिंग पोटेंशियल पे है। रेस्टिंग पोटेंशियल पे अंदर नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव है। नेगेटिव कितना है अंदर, -70 मिली, कितना वोल्ट होता है, एक सेकेंड, मिली वोल्ट, यस, वोल्टेज भूल गया था मैं, -70 मिली वोल्ट होता है अंदर। कितना यहाँ पे वोल्टेज है, -70 मिली वोल्ट है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, अभी इसको क्या बोलते हैं कि रेस्टिंग पोटेंशियल पे है आपकी मेम्ब्रेन। अब मान लो आपका ये हाथ है, ये आपका हाथ है, ठीक है, ये आपका हाथ मैंने बना दिया, मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा खराब है। आपके हाथ पे मान लो मैंने पत्थर रख दिया 2 किलो का। अब 2 किलो का पत्थर रखा तो ये पत्थर क्या होगा, यहाँ भार पड़ेगा हाथ के ऊपर आपके, तो नीचे जैसे ही इस पे प्रेशर पड़ेगा 2 किलो का, तो यहाँ इसके आपके हर जगह न्यूरॉन्स है भैया, आपके हाथ के ये जो उंगलियां हैं हर जगह न्यूरॉन्स तो है ना, वहाँ पे नर्व्स तो है ना वहाँ पे। तो जैसे ही तभी तो आपको मालूम पड़ता है कि 2 किलो का पत्थर रखा है, अदरवाइज कैसे मालूम पड़ेगा 2 किलो का पत्थर रखा है आपके हाथ पे। आपके हाथ पे जैसे ही 2 किलो का भार पड़ा ना, तो यहाँ पे जो न्यूरॉन होगा, ठीक है, ये आपको सिग्नल भेजेगा ना आपके स्पाइनल कॉर्ड को, फिर ब्रेन को मालूम पड़ेगा अरे 2 किलो का हाथ पे पत्थर रखा हुआ है। तो ये कैसे पहुंचा सिग्नल, यहाँ पे नीचे न्यूरॉन होगा। अब न्यूरॉन पे जैसे इस पे 2 किलो का पत्थर रखेंगे तो क्या क्या होगा, ये वाला जो चैनल है मैकेनिकली गेटेड, ये खुल जाएगा। उस न्यूरॉन के लिए मैकेनिकली गेटेड चैनल खुलेगा, क्योंकि मैकेनिकली गेटेड चैनल कब खुलता है, जब प्रेशर पड़ता है। तो जैसे ही प्रेशर पड़ा तो ये जो मैकेनिकली गेटेड चैनल है, मान लो ये मैकेनिकली गेटेड चैनल है, ये वाला मान के चलते हैं मैकेनिकली गेटेड चैनल है, ठीक है, ये मैकेनिकली गेटेड चैनल है। जैसे ही यहाँ पे आपने भार रखा तो मैकेनिकली गेटेड चैनल, कुछ भार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्टिमुलस, कोई भी पेन हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, कोई भी स्टिमुलस अगर मिलेगा तो मैकेनिकली गेटेड चैनल खुल जाएगा। जैसे ही मैकेनिकली गेटेड चैनल खुलेगा तो क्या होगा, ये सोडियम जो आयंस है ना ये अंदर आ जाएंगे। ये जो सोडियम आयंस दिखाई दे रहे हैं आपको Na, ये सोडियम क्या होगा, अब ये सोडियम अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, ये सोडियम इसके थ्रू अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब सोडियम जैसे ही अंदर आना स्टार्ट होगा तो सोडियम अंदर आ गया। अब अंदर क्या था, पहले अंदर नेगेटिव था पूरा का पूरा एनवायरमेंट, -70 था। सोडियम जैसे ही अंदर आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव अंदर आ रहा है ना, पॉजिटिव आयन है ना सोडियम, तो सोडियम जब अंदर आएगा तो हम देखेंगे सोडियम अंदर आना स्टार्ट हो गया। तो जब सोडियम अंदर आ जाएगा तो जो अंदर है वो -70 से थोड़ा सा कम हो जाएगा पोटेंशियल। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -55 के आसपास, ठीक है। अब जैसे ही अंदर सोडियम अंदर आ गया, बाकी सब अभी ये चैनल मान लो बंद है, ये सारे चैनल बंद है, क्योंकि ये पर्टिकुलर वोल्टेज पे खुलते हैं, ऐसे नहीं खुलते। मैकेनिकली गेटेड चैनल खुल गया, सोडियम अंदर आ गया -70, अब थोड़ा कम हो गया माइनस, क्योंकि पॉजिटिव अंदर आ गए, -70 हो गया आपका -55, ठीक है अंदर। जैसे ही -55 हुआ ये वाला चैनल खुल जाएगा। कौन सा चैनल खुलेगा, वोल्टेज गेटेड। कौन सा वोल्टेज गेटेड, सोडियम वाला खुलेगा। कौन सा चैनल खुल जाएगा, सोडियम का जो वोल्टेज वाला चैनल है वो खुल जाएगा,
देखो वोल्टेज चैनल सोडियम का भी होता है, वोल्टेज चैनल पोटेशियम का भी होता है, लेकिन पोटेशियम का वोल्टेज चैनल अभी बंद रहेगा। पोटेशियम, ये मान लो पोटेशियम का वोल्टेज चैनल है, ये बंद है, ये अभी नहीं खुला, तो जो पोटेशियम वाला वोल्टेज चैनल है ये बंद है अभी। ठीक है, मैं लिख देता हूं, पोटेशियम का वोल्टेज चैनल क्या है, ये बंद है। तो पोटेशियम वाले आयन कहीं मूव नहीं कर रहे, लेकिन जैसे ही यहाँ -55 हुआ, तो -55 क्या होता है, जैसे ही -55 होगा ना, तो सोडियम वोल्टेज चैनल ओपन हो जाता है, क्योंकि ये सोडियम वोल्टेज चैनल को का पोटेंशियल वोल्टेज है जिसपे सोडियम वोल्टेज चैनल खुलेगा। तो जैसे ही सोडियम का वोल्टेज चैनल खुला, एकदम से बहुत सारे सोडियम अंदर आ जाएगा, बहुत सारा सोडियम एकदम से अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हर जगह आप देखोगे सोडियम सोडियम सोडियम, हर जगह सोडियम सोडियम हो जाएगा, बहुत सारा सोडियम अंदर हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये -55 था, अब ये धीमे धीमे -55 से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे कुछ ग्राफ नजर आएगा आपको, देखो -70 था, स्टिमुलस मिला, कुछ मच्छर बैठ गया, या मान लो कोई 2 किलो का पत्थर रख दिया, तो क्या हुआ, थोड़ा सा सोडियम अंदर आया, थोड़ा सा सोडियम अंदर आ गया था, मैंने बताया था स्टिमुलस मिलेगा। जैसे ही -55 पहुंचा, थ्रेशोल्ड हो गया, सोडियम एकदम से बहुत ज्यादा अंदर आएगा। तो जैसे ही सोडियम अंदर आ गया यहाँ पे, तो आप देखेंगे ये एकदम से ऊपर उठना स्टार्ट हो गया। तो ये कहाँ था, -70 से कहाँ पहुंच गया, +40 पे पहुंच गया। तो ये जब सोडियम एकदम से बहुत ज्यादा अंदर आ जाता है, और -70 से जब ये मेम्ब्रेन रेस्टिंग पे थी ना, ये रेस्टिंग पोटेंशियल था ना, मैंने बताया था आपको, ये क्या था, रेस्टिंग पोटेंशियल है मेम्ब्रेन का। एकदम से रेस्टिंग पोटेंशियल पे कहां पहुंच गया, ये +40 पे पहुंच गया। जैसे ही सोडियम बहुत सारा अंदर आया, बहुत सारा सोडियम अंदर आ गया, तो क्या हो गया, -70 से कहां पहुंच गए हम, +40 मिलीवोल्ट पे। तो अब ये जो पोटेंशियल होता है +40 मिलीवोल्ट, इसे बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। समझ में आ गया। अब क्या होगा, जैसे ही आप पॉजिटिव की तरफ पहुंचना शुरू हुए, अब धीमे धीमे देखो क्या होगा। अब ये वाला जो है हमारा, जो भाई साहब इधर बैठे थे, पोटेशियम वाले बंद थे ना, अब ये खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये जैसे ही खुलेंगे तो क्या होगा, अंदर पॉजिटिव ये पोटेशियम आयंस थे, अब अंदर के जो पोटेशियम आयंस हैं, जो अंदर के पोटेशियम आयंस हैं, ये सारे बाहर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब बाहर पोटेशियम आना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाहर पोटेशियम आना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही पोटेशियम बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, अंदर पॉजिटिव कम होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर अंदर अभी तक तो बहुत बहुत सारा सोडियम अंदर आ गया था, तो बहुत सारा पॉजिटिव हो गया था अंदर, लेकिन अब क्या हो रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, बहुत सारा पोटेशियम बाहर चला जाता है, काफी सारा। तो अंदर जो पॉजिटिव था फिर वो कम होना शुरू हो जाएगा, वापस कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब फिर ऐसा होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो जैसे ही ये बाहर निकले पोटेशियम, मैंने बोला ना पोटेशियम कहाँ जाएगा, पोटेशियम मैंने बोला ना बाहर चला जाएगा। पहले सोडियम अंदर आया, अब जैसे ही यहाँ इतना हाईएस्ट पे पहुंचे +40 पे, फिर क्या हुआ, पोटेशियम बाहर निकलना स्टार्ट हुआ, क्योंकि पोटेशियम का चैनल खुल गया, पोटेशियम बाहर आ गया सारा मेम्ब्रेन के, ये सारा बाहर निकलना स्टार्ट हो गया इस चैनल के थ्रू। वोल्टेज जो पोटेशियम का वोल्टेज चैनल था वो खुल गया। अब क्या हो गया, वापस फिर अंदर की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट कम हो जाएगा, तो वापस आप देखोगे ये नीचे आना स्टार्ट हो गया, नीचे आना स्टार्ट हो गया, आगे आ गया। फिर क्या हो गया, -7, इतना ज्यादा सोडियम पोटेशियम बाहर निकल जाता है, इतना ज्यादा बाहर निकल जाता है कि ये -70 से भी नीचे पहुंच जाता है। तो इसे बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। -70 था ना रेस्टिंग पोटेंशियल, इससे भी नीचे आ जाता है। अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो -70 जो पहले था स्टार्टिंग में, उससे भी नीचे आ जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा सोडियम पोटेशियम बाहर निकल गया, इतना ज्यादा पोटेशियम बाहर निकल गया कि सारा पॉजिटिव बाहर चला जाता है, अंदर कुछ बचता ही नहीं, तो अंदर नेगेटिव हो जाता है काफी। ठीक है, तो इन ये जो चीजें हैं ना, देखो पहले जब सोडियम अंदर आया इसे बोलते हैं डीपोलराइजेशन, पोटेशियम बाहर गया इसे बोलते हैं रीपोलराइजेशन। ठीक है, फिर बिल्कुल नीचे चला जाता है हाइपर पोलराइजेशन, फिर वापस ही अपनी रेस्टिंग स्टेट पे आ जाता है, जो हम जिसको -70 बोलते हैं। तो ये जो होता है ना, डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन, ठीक है, तो इसी के थ्रू ये जो आप देख रहे हो ना, ये देखो ये पूरा जो गेम है ना, ये इसी का है। पहले डीपोलराइजेशन हुआ, ठीक है, डीपोलराइजेशन में क्या हुआ, सोडियम आयंस क्या हुआ, अंदर आ गए। पहले यहां स्टार्टिंग क्या था, रेस्टिंग पे था, डीपोलराइजेशन हुआ, फिर क्या होगा, फिर रीपोलराइजेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पोटेशियम कहां जाते हैं, पोटेशियम आयंस बाहर चले जाते हैं, वापस फिर ये रेस्टिंग पोटेंशियल पे आ जाता है। तो ये आप देख रहे हो ये चेंजेस आ रहे हैं, डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन। तो इसी की वजह से ये डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन जो हो रहा है, ठीक है, ये वोल्टेज चेंज हो रहा है ना, और क्या हो रहा है, वोल्टेज का तो चेंज हो रहा है,
और क्या हो रहा है, वोल्टेज चेंज हो रहा है ना, -70 पे था, फिर +40 पे पहुंच गया, फिर वापस नीचे आ गया इधर, फिर ऊपर चला गया, तो क्या हो रहा है, एक तरीके से वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो जब वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो रहा है ना एक तरीके से। तो जब वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है, एक पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, एक पोटेंशियल का डिफरेंस बन रहा है, तो इसी की वजह से इलेक्ट्रिक इंपल्स होता है, इसी की वजह से डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन होते होते फिर ये इलेक्ट्रिक इंपल्स आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंपल्स का आगे की तरफ बढ़ना। ठीक है, तो ये आप देख सकते, ये देखो मैंने थोड़ा सा वोल्टेज गेटेड चैनल और दिखाया, देखो सोडियम वाला चैनल होता है। ठीक है, देखो सोडियम कैसे अंदर आ गया, सोडियम वाला खुलते ही, आप ये वाले भूल जाओ, ये आपके काम के नहीं है, आप बस ये ध्यान रखो, सोडियम वाला खुला, सोडियम सारा अंदर आ गया, पोटेशियम वाला खुला तो पोटेशियम सारा बाहर चला गया, बताया था मैंने आपको, सोडियम अंदर आ गया सारा, पोटेशियम सारा बाहर चला गया। तो वोल्टेज के हिसाब से जैसे जैसे वोल्टेज चेंज हो रही है, तो ये थोड़ा सा क्या है, इससे आपको आइडिया लगेगा। तो ये दो चैनल मैंने आपको बताए थे, मैकेनिकली गेटेड और वोल्टेज गेटेड। कुछ चैनल होते हैं जो हमेशा खुले रहते हैं, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब कुछ होते हैं लिग्नैंड गेटेड। लिग्नैंड गेटेड कौन से होते हैं, जो केमिकल, जब इनके ऊपर कुछ केमिकल पड़ता है तब खुलते हैं, जब कुछ केमिकल पड़ता है इनके ऊपर तब खुलते हैं। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें वीडियो में, जब न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात आएगी ना, तब ये चैनल खुलेंगे, जब न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात आएगी। ठीक है, तो ये आप देख भी सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर लिखा हुआ है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, केमिकली तो है। तो जब भी ये वाले जो चैनल होते हैं तब खुलते हैं जब कोई केमिकल पड़ता है। तो केमिकल कौन सा पड़ता है न्यूरॉन्स में, न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो जब वो न्यूरोट्रांसमीटर पड़ता है तो ये वाले चैनल खुल जाते हैं। ठीक है, ये अगले वीडियो में देखेंगे आगे। अभी फिलहाल के लिए इलेक्ट्रिक इंपल्स कैसे पास होता है, इसके लिए ये वाले दोनों चैनल काफी हैं, जो मैंने आपको समझा दिया है। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इलेक्ट्रिक इंपल्स पास होती है। ठीक है, तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको सबके साथ शेयर करें, ताकि हर बच्चे तक इजी और अच्छे तरीके से उनको बायो समझ में आ सके और इजी वे में उनको समझ में आ सके। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।